कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जमशेदपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी औरत जानकी रहा करती थी। उसको 3 लड़कियां थी। पहली का नाम था दिशा, दूसरी का नाम था जिया और तीसरी का नाम था गीता। जानकी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी गीता से वो नफरत किया करती थी, क्योंकि उसका जन्म होने के बाद उसके पिताजी गुजर गए थे और उनके कमाने का जरिया भी खत्म हो गया था। जानकी उसे बहुत भला बुरा कहती, मगर गीता अपनी माँ होने के कारण उसे उल्टा जवाब नहीं देती थी। जानकी गीता को झूठा खाना दिया करती थी, उसे फटे पुराने कपड़े दिया करती थी। उसकी बहनें भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करती थी। इन सब के कारण गीता बहुत उदास थी, मगर वो कुछ नहीं बोलती थी। अरे दिशा, जिया, जरा फल भी खाया करो, कैसी हो गई हो? ये सब गीता कोने में खड़ी देख लेती है। वो मन ही मन बहुत उदास हो जाती है और बाहर जाके रोने लगती है। तभी जानकी उसे आवाज लगाती है। अरे ओ गीता, कहाँ मर गई तुम? ये काम कौन करेगा? चल उठा ये प्लेट और ले जा। वो झूठे फल देख गीता रोने लगती है और वो सारे फल पंछियों को डाल देती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। भरपेट खाना ना मिलने की वजह से गीता की तबीयत भूख के मारे खराब हो जाती है, मगर घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं। एक दिन वो हमेशा की तरह अपने काम कर रही थी, तभी हम ये चिकन के सारे पीस खा लेते हैं और बचा हुआ उस गीता के लिए रख देते हैं। ये सही बात है, ऐसा ही करेंगे, चलो। ऐसा बोल के दिशा और जिया वहां से चली जाती है। अब गीता वहां आती है और मेज पर पड़े चिकन के खाए हुए पीस देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी वो खाने की इच्छा भी नहीं होती। वो सारा खाना एक प्लेट में निकालकर अपने घर के बाहर कुत्तों को खिला देती है। वो एक बड़ी पहाड़ी पर चली जाती है और जाते समय अपने हाथ में एक लकड़ी की काठी लेकर जाती है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो एक जगह बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत देर हो जाने के बाद उसे वहां से एक आवाज आती है। गीता, गीता, मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? कौन हो आप? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं जादुई दादी हूँ। मेरे पास जादू है। मैं मेरे जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है बताओ? जादुई दादी, मेरे घर में माँ और 2 बहनें रहती है। वो मुझसे सौतेलों सा व्यवहार करती है। मैं उनके लिए उनके सारे काम करती हूँ, फिर भी मुझसे वो ऐसा व्यवहार करती है। मैं क्या करूँ? मुझे हमेशा झूठा खाने को देती है। आज भी मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम यहाँ पहाड़ी पर आई थी, तब तुम हाथ में क्या लेकर आई हो? बताओ जरा। मैं हाथ में एक लकड़ी लेकर आई हूँ अपने संरक्षण के लिए। बाकी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है वो हमेशा की तरह लग रही है क्या? देखो जरा। हाँ दादी, आज थोड़ी अलग सी लग रही है, मगर इससे क्या होगा? मुझे खाना तो नहीं मिलेगा ना? गीता, इस छड़ी से तुम बोलो, हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो। तब ये छड़ी एक मेज में परिवर्तित हो जाएगी और तुम जो खाना चाहती हो वो मंगवा सकती हो। सच में दादी ऐसा होगा? करके तो देखो। गीता अब उस छड़ी से कहती है। हे जादुई छड़ी, मुझे अभी के अभी चिकन बिरयानी और कुछ मीठे पकवान चाहिए। तभी वो छड़ी एक मेज में बदल जाती है और उसे जो चाहिए वो पकवान वहां आ जाते हैं। गीता उस खाने पर टूट पड़ती है और सारा खाना खा डालती है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी दादी को धन्यवाद देती है। धन्यवाद दादी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी और कुछ भी चाहिए तो इस छड़ी से मांग लेना, ठीक है? अब दादी गायब हो जाती है और गीता वो जादुई छड़ी लेकर घर आती है। अब गीता बहुत खुश रहने लगी और उसे खाना खाने की भी कोई चिंता नहीं थी। अब उसके बहनों के प्लेट का खाना वैसे ही रहने लगा। ये बात दिशा और जिया के नजर से छुप नहीं पाई। अरे दिशा, ये गीता खाना क्या खाती है? प्लेट में हम जो छोड़ देते हैं वो वैसे का वैसा ही रहता है। हाँ, अगर ये घर का खाना नहीं खाती तो खाती क्या है? चलो हम उसका पीछा करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ जाती है और क्या करती है। जिया और दिशा अगले दिन गीता का पीछा करती है। गीता छड़ी लेकर उस पहाड़ी पर जाती है। वो दोनों उसके पीछे पीछे चली जाती है। अरे जिया, ये गीता पहाड़ी पर क्यों जा रही है? क्या पता, देखते हैं, चलो। जिया और दिशा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और गीता को देखने लगती है। गीता अपने हाथ में वो छड़ी लेकर बोलती है। हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो, मेरे मनपसंद पकवान मुझे चाहिए। अब वहाँ एक मेज तैयार हो जाती है और मेज पर तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। गीता उस मेज पर बैठकर खाना खाने लगती है। तभी दिशा जिया से कहती है।
अरे ये गीता के पास क्या जादुई छड़ी है क्या? अरे ये तो सच में जादुई छड़ी है। ये गीता की बच्ची यहाँ खाना खाती है, इसलिए घर का खाना नहीं खाती। चलो ये बात हम माँ को बताएंगे। चलो। दोनों बहनें घर जाकर अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। अरे माँ, उस गीता के पास एक जादुई छड़ी है। वो छड़ी जो मांगो वो देती है। हाँ माँ, सच में हमने हमारी आंखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बात है, इसीलिए ये कलमुही घर का खाना नहीं खाती है। आने दो इसे, आज देखती हूँ। जानकी गीता का इंतजार करती है। जब गीता घर आती है, अरे ओ गीता, कहाँ चली गई थी? आने में बड़ी देर कर दी। माँ मैं उस पहाड़ी पे गई थी, वहाँ मेरा मन लगता है, इसीलिए वहाँ जाती हूँ, बाकी कुछ नहीं है माँ। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई हो, अपने माँ से झूठ बोलने लगी हो। मुझे सब पता है कि तुम क्या करती हो, झूठ बोल रही हो। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रही तो इस छड़ी का तुम क्या करती हो? पहाड़ी पे जाते समय मेरे संरक्षण के लिए मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अच्छा, तो दो ये छड़ी, इसे मैं मेरे पास रखती हूँ। ऐसा कह के जानकी वो छड़ी गीता से छीन लेती है और जानकी उस छड़ी के 2 टुकड़े कर देती है। वो टुकड़े वो गीता को देती है। ये देख गीता बहुत रोने लगती है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्योंकि ये जादुई छड़ी है जो तुम्हें खाना देती है, इसीलिए मैंने इसे तोड़ा। अब गीता फूट फूट के रोने लगती है। वो टूटी छड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पुराने दिन वापस आ जाते हैं। उसे खाने के लाले पड़ते हैं। अब वो पहले की तरह ही भूखी रहने लगी थी। एक दिन वो फिर से उस पहाड़ी पर चली जाती है और वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत देर हो जाती है। उस पहाड़ी पर बहुत बड़ा प्रकाश छा जाता है और वहां वो जादुई दादी वापस आ जाती है। क्या हुआ गीता, आज फिर से यहाँ फूट फूट कर रो रही हो? दादी, मेरी ये जादुई छड़ी मेरी माँ ने तोड़ डाली है। अब मेरी हालत पहले जैसी ही हो गई है। मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? मेरी प्यारी गीता, तुम चिंता क्यों करती हो? ये अभी भी जादुई छड़ी ही है। तुम अब इस जादुई छड़ी के टुकड़ों को जहाँ तुम हमेशा जाती हो वहाँ जमीन में गाड़ दो, फिर देखो चमत्कार। अब तुम घर जाओ। जादुई दादी, ये सब मेरे साथ कब तक चलेगा? बेटी, मैंने जो कहा है वो करो, तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएगी। चलो, मैं चलती हूँ। दादी वहां से गायब हो जाती है और गीता वहां से चली जाती है। गीता अपने घर आकर अपने आंगन में चुपके से उस छड़ी के टुकड़े गाड़ देती है। अगले दिन वो बाग में जाकर देखती है तो उस छड़ी की जगह एक छोटा सा पौधा उगाता है। वो उस पौधे का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में वो पौधा एक पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। उसे देख गीता बहुत खुश हो जाती है। जानकी और उसकी 2 बेटियों की भी नजर उस पौधे पर पड़ती है और वो आश्चर्यचकित होती है। अरे दिशा, जिया, ये देखो, ये पेड़ चमत्कारी पेड़ है। इसके पत्ते चांदी के और फल सोने के हैं। जरा देखो तो। हाँ, सच में माँ, ये तो अद्भुत पेड़ है। चलो हम उसे वहाँ जाकर देखते हैं। जानकी, दिशा और जिया वहां चली जाती है और उस पेड़ के फल तोड़ने की कोशिश करती है। मगर वो जब भी उस पेड़ के पास चली जाती, उस पेड़ की टहनियां ऊपर हो जाती और उनके हाथ उस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं आता था। अब वो तीनों माँ बेटी थक जाती है। तभी गीता वहां आती है। वो उस पेड़ के पास जाकर उसे प्रणाम करती है और उसके फल तोड़ने लगती है। तभी पेड़ की शाखाएं और भी नीचे आती है और गीता उसके कुछ सोने के फल तोड़ लेती है। वो अपनी माँ को देती है, फिर भी उसकी माँ खुश नहीं होती। तभी उन्हें दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। माँ अपनी बेटियों से कहती है, दिशा और जिया, इस रास्ते से राजकुमार आ रहे हैं। तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। और गीता, तुम उस झाड़ियों में छुप जाओ। जल्दी करो। क्यों माँ? ज्यादा बातें मत करो, जितना कहा है उतना ही करो। जाओ, जल्दी उस झाड़ियों में जाके छुप जाओ। गीता झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और दिशा और जिया तैयार होकर वहां खड़ी रहती है। वहां वो नौजवान राजकुमार आता है और उस पेड़ को देखकर रुक जाता है। ये सुनहरे फल लगा हुआ पेड़ और चांदी के पत्तों वाला पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है। जी राजकुमार, ये पेड़ हमारा है। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं मेरी राजकुमारी की तलाश में हर प्रदेश ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक वो मिली नहीं। राजकुमार, आपको मेरी लड़कियाँ नहीं पसंद आई क्या? ये लड़कियाँ और मेरे लायक? मुझे तो खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। वैसे आप मुझे इस पेड़ की एक टहनी तोड़कर देंगी क्या? जी नहीं राजकुमार, हम इस पेड़ को हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है और जानकी अपनी बेटियों को भला बुरा कहने लगती है।
तभी गीता वहां आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, वो कौन थे? तू तो चुप ही कर, मनहूस कहीं की। तुम्हारा मुंह देखा ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। गीता की आंखों से आंसू बाहर निकल आते हैं। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। सब लोग वहां से जाने के बाद उस पेड़ से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची, रो मत, चलो आंसू पोंछो। कौन है? मैं, तुम्हारी जादुई दादी। मैं इस पेड़ में हूँ। अरे बेटी, ऐसे निराश नहीं होते। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? गीता अब सारी घटना विस्तार से बताती है और कहती है, दादी, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? आज मुझे पहली बार एक राजकुमार पसंद आया था और वो भी मेरे नसीब में नहीं है। अरे बेटी, मायूस मत हो। तुम ऐसा करो कि रात के समय तुम अकेले यहाँ इस पेड़ के पास आ जाओ। बाद में मैं जैसा बताऊंगी वैसा ही करो। गीता अपने आंसू पोंछकर अपने घर चली जाती है। गीता घर के सारे काम पूरे करके अपने कमरे में सोने जाती है और रात होने का इंतजार करती है। जब रात हो जाती है तब गीता उस पेड़ के पास चली जाती है। उस पेड़ में से अब दादी की आवाज आने लगती है, आओ बेटी गीता, अब तुम मेरे पेड़ की एक टहनी तोड़ो और इस पेड़ के सामने आके खड़ी हो जाओ। पेड़ को हाथ लगाते ही उसके कपड़े मलमल के बन जाते हैं और उसके पोशाक पर हीरे लग जाते हैं। गीता अब उस रूप में बहुत सुंदर लगती है। गीता, अब तुम इस पेड़ का एक पत्ता तोड़ो और देखो क्या होता है। पत्ता तोड़ते ही वो पत्ता बहुत बड़ा बन जाता है और दादी गीता से कहती है, गीता, अब तुम इस पत्ते पर बैठ जाओ। ये पत्ता तुम्हें तुम्हारे राजकुमार के पास ले जाएगा और तुम उसे ये टहनी दिखा दो। गीता बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। तब गीता उस चांदी के पत्ते पर बैठकर राजमहल में राजकुमार के कक्ष के पास खड़ी हो जाती है और उसे आवाज लगाती है, राजकुमार, राजकुमार, तुम कहाँ हो? देखो, मैं आ गई। राजकुमार अपने कक्ष से बाहर आ जाता है और वो गीता को देखते ही रहता है। राजकुमार, मैं आपके लिए ये सुनहरे पेड़ की टहनी तोड़ लाई हूँ। क्या बात है! हे सुंदर लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब गीता बहुत रोने लगती है और अपनी सारी कहानी राजकुमार को बताती है। चिंता मत करो मेरी प्रिय, तुम्हारी माँ और बहनों को मैं कल ही कारावास में डाल दूंगा। नहीं राजकुमार, आप क्रोधित मत होइए। वो मेरी माँ और बहनें हैं, इसीलिए आप उन्हें छोड़ दीजिए। वो मेरा अतीत था और मेरा आज आप हो मेरे राजकुमार। दोनों शादी कर लेते हैं और गीता राज्य की महारानी बन जाती है। गीता अपने राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शारजापुर गांव में चेतन नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उनके घर में बहुत गरीबी के कारण उसके माता पिता मजदूरी किया करते थे। वो सुबह होते ही काम पर चले जाते और शाम के समय घर आते। चेतन को एक बहन थी जो उससे बहुत छोटी थी। चेतन अब 8वीं कक्षा में गया था और उसकी बहन 4थी कक्षा में। वो दोनों बहुत पढ़कर कुछ करना चाहते थे। उनके गांव में बिजली की बहुत समस्या थी और उसी कारण चेतन और उसकी बहन राधा बहुत परेशान थे। बिजली के कारण उनका अभ्यास ठीक से हो नहीं पाता था। शाम को जब वो स्कूल से घर आते तो हमेशा बिजली चली जाती थी और उन्हें घर के बाहर पोल की लाइट में पढ़ाई करनी पड़ती। एक दिन चेतन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारे घर में हमेशा अंधेरा ही क्यों रहता है? क्या हमें कभी लाइट नहीं मिलेगी? नहीं बेटा, हम लोग बहुत गरीब है इसलिए हमें लाइट नहीं मिलती, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन कब पिताजी? जब तुम बड़े हो जाओगे तब। चेतन चुप हो जाता है और अगली परीक्षा की अच्छी तैयारी करता है। उसकी बहन राधा भी उसके साथ बहुत अच्छा अभ्यास करती है। परीक्षा का रिजल्ट आता है और चेतन अपनी कक्षा में अव्वल आता है। उसी के साथ उसकी छुट्टियां भी शुरू हो जाती है। छुट्टियां लगते ही चेतन गांव के वाचनालय को ज्वाइन करता है। ऐसे ही एक दिन वाचनालय में वो साइंस की एक बुक पढ़ रहा था और उसमें उसने सोलर पैनल के बारे में पढ़ लिया। वो सब पढ़कर वो बहुत खुश हो गया और उस कल्पना को उसने अपनी बहन को बताया। अरे राधा, हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे जरूर, मगर इसके लिए जो पैसा लगेगा वो कहाँ से लाएंगे? हाँ भैया, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। कल से मैं भी लोगों के यहाँ काम पर जाऊंगा, कुछ तो पैसे जमा होंगे। हाँ, ये सही रहेगा। उसी दिन से चेतन अपने माँ और पिताजी के साथ काम पर जाने लगा और उसे जो भी पैसे मिलते वो उन्हें अलग से रख देता। स्कूल शुरू होने से कुछ दिन पहले ही उसने अपने जमा किए हुए पैसे गिनना शुरू किया, लेकिन पैसों की थोड़ी कमी थी। अरे बेटा, ये बाप कब काम आएगा? चलो हम दुकान जाते हैं, जो भी लगे वो खरीद लेना। ऐसा कह के चेतन और पिताजी शहर जाकर दुकान से सोलर लाइट के लिए जो भी चीजें लगती है वो खरीद कर लाते हैं। घर आकर चेतन अपनी किताब की सहायता से उस सोलर पैनल को फिट कर देता है। उसके पास एक छोटी सी बैटरी लगवा देता है
और उसमें एक मशीन बिठा देता है जिससे सोलर एनर्जी कन्वर्ट होकर विद्युत एनर्जी बन जाए। और ये सब करने के बाद वो अपनी मशीन शुरू कर देता है। तभी घर में लाइट और फैन चलने लगते हैं। मेरे दोनों भी बच्चे अब बड़े हो गए हैं। देखो तो कितना अच्छा सोलर लाइट बनवाया है। बेटा, पढ़ाई के साथ तुमने इतना कुछ किया। आज से तुम कुछ भी काम नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे। हाँ पिताजी, हम दोनों बहुत पढ़ाई करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। चेतन ने पिताजी और माँ दोनों का दिल जीत लिया। उन्हें अपने बेटे और बेटी पर बहुत गर्व होने लगा। अब चेतन ने गांव के गरीबों के घर में भी सोलर लाइट लगवा दी और सारे गांव में रोशनी छा गई। सारे गांव वाले चेतन को शाबाशी देने लगे और सारे गांव वालों ने मिलकर उसका गांव में सत्कार किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसका मतलब हमारे अथक प्रयत्नों से हम कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। केरल नाम के राज्य में मल्लमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के बाजू में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के प्राणी थे। उस जंगल में एक हाथियों का झुंड भी था, जिसमें एक 15 साल की हाथीनी थी जो गर्भवती थी। एक दिन वो थककर एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठ गई और अपने आने वाले बच्चे के साथ बातें करने लगी। बेटा, जब तुम इस दुनिया में आओगे तो तुम्हें ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। तुम्हें ये दुनिया बहुत पसंद आएगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ऐसा बोल के वो हाथीनी सो जाती है। तभी अचानक उसके बच्चे को भूख लगती है और माँ हाथीनी की नींद खुल जाती है। मुझे खाना ढूंढना होगा। मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना ढूंढती हूँ। वो ऐसा कह के उठती है और खाने की तलाश में सारा जंगल घूमती है, मगर उसे जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही खाने की तलाश में वो गांव में आ पहुंचती है। उस गांव में कुछ बुरी प्रवृत्ति के लोग रहते थे जो जानवरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। उस दिन 2 बदमाश लोगों ने उस हाथीने को गांव में आते हुए देख लिया और उसके साथ मस्ती करने की सोची। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ अनानास है। इसमें हम कुछ पटाखे डालते हैं और उस हाथीनी को खिला देते हैं। हाँ भाई, ऐसा ही करते हैं, मजा आएगा। ऐसा कह के राजू और हरिया एक अनानास में पटाखे डाल देते हैं और वो पटाखों से भरा अनानास रास्ते पर रख देते हैं। रास्ते से गुजर रही उस भूखे हाथीनी की नजर उस अनानास पर पड़ती है। वो अनानास देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और झट से उसे खा लेती है। लेकिन उसे खाते ही उसके मुंह में जोर जोर से पटाखे फूटने लगते हैं। वो चिल्लाने लगती है। उसका मुंह पूरी तरह से जल जाता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। वो बेचारी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ये क्या हो गया? मैंने तो फल खाया था, उसमें ये इंसानों ने क्या मिला दिया क्या पता। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मैंने तो इन इंसानों पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। अब मैं क्या करूं? हाथीनी गांव में चली जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती है, अगर मैं पानी पीऊंगी या पानी में जाके रुकूंगी तो शायद मुझे कुछ राहत मिल जाएगी। ऐसा कह के वो हाथीनी पानी की तलाश में गांव के तालाब के पास चली जाती है। वो हाथीनी तालाब का पानी पीती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो पानी में जाकर खड़ी हो जाती है। अब उन पटाखों की जलन से उसे थोड़ी राहत मिलती है। उसका मुंह उन पटाखों की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुका है। अब वो वही पानी में भूखी प्यासी बहुत दिनों तक खड़ी रहती है। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग उस हाथीनी को पानी में खड़ा देखकर और उसकी घायल अवस्था देखकर उसकी मदद करने की सोचते हैं और गांव वाले कुछ और हाथियों को साथ लेकर उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। लोग बाकी हाथियों की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर वो हाथीनी बहुत थक गई थी और थकान के कारण वो पानी से बाहर नहीं निकल पाती। खाना ना मिलने की वजह से वो और उसका बच्चा भी तड़प रहे थे और दोनों भी बहुत कमजोर हो गए थे। ये हाथीनी तो बाहर ही नहीं आ रही। ये हमसे बाहर नहीं आ पाएगी। हमें कुछ अलग सोचना चाहिए। अरे, मैं सोच रहा हूँ कि हम वन के अधिकारियों को बुलाते हैं और उनकी मदद से हाथीनी को बचाएंगे। मैं आज ही वन के अधिकारियों को फोन लगाता हूँ। अब सारे गांव वाले वन अधिकारियों का इंतजार करने लगते हैं। हाथीनी अपने बच्चे से मन ही मन बात करती है। बेटा, ये दुनिया बहुत सुंदर है और तुम भी इस दुनिया की तरह बहुत सुंदर हो। इस दुनिया के कुछ बुरे लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें खाना भी नहीं दे सकती। मैं तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मगर अब मुझे यह नामुमकिन के बराबर लग रहा है। ये फल मुझे मार देगा और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। माँ, मनुष्य हमें क्यों मारना चाहते हैं? ये हमसे ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं माँ? माँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा। क्या हो रहा है मुझे माँ? अब हाथीनी बहुत रोने लगती है क्योंकि वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकती और थकान के कारण वो पानी में डूबने लगती है। तभी उस गांव में वन अधिकारी आ जाते हैं और उस हाथीनी की अवस्था देखकर गांव वालों पर क्रोधित होते हैं। अरे, ये हाथीनी तो गर्भवती है
इसे जल्द ही पानी से बाहर निकालना होगा। जल्दी हाथियों की सहायता से इसे बाहर निकालने की कोशिश करो। ये निंदनीय कृत्य किसने किया है? हमें भी नहीं पता साहब, मगर ये हाथीनी गांव में घूम रही थी और आखिर तालाब में आकर खड़ी हो गई। हमने उसे देखा और आपको फोन कर दिया। अब उस हाथीनी को फिर से हाथियों की सहायता से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसे एक रस्सी से बांधकर बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत थकान की वजह से वो हाथीनी बाहर नहीं निकल पाती और जिंदगी की जंग हार जाती है। वो हाथीनी पानी में डूब जाती है और उसके साथ साथ उसका वो नन्हा बच्चा भी। उसे निकालने की कोशिश करने वाले हाथी भी रोने लगते हैं और इस तरह कुछ चंद इंसानों के मनोरंजन की सजा बेचारी हाथीनी और उसके बच्चे को भुगतनी पड़ती है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आप कुछ सीखेंगे और सभी प्राणियों के प्रति इंसानियत दिखाएंगे। स्वर्णपुर नाम के राज्य में बापू नाम का एक मछुआरा रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। उसकी 2 बेटियां थी। एक का नाम था संगीता और दूसरी का नाम था सारा। संगीता का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वो अपने पिता के सारे काम किया करती थी, मगर उसके विपरीत थी उसकी बहन सारा। उसका स्वभाव बहुत ही अलग था। वो किसी से ढंग से बात भी नहीं करती थी और खुद को बहुत ही सुंदर समझती थी। घर की पूरी जिम्मेदारी संगीता पर ही थी। सारा, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए पिताजी, जल्दी बोलिए, मुझे जरा काम है। बेटी, इस घर में सिर्फ संगीता ही काम करती है। तुम क्यों नहीं उसके काम में मदद करती? क्या ये फिजूल की बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे थमा के रखा था? मैं आपको एक बात बता दूं, ये आलतू फालतू के काम मैं नहीं करूंगी। आपको करना है तो करो, मुझे मत बताना। क्या बोल रही हो? पता है तुम्हें सारा? हाँ पता है, अब मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसा कह के सारा बाहर चली जाती है। बापू को उसके बर्ताव का बहुत बुरा लगता है। वो अपने काम पर निकल जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। एक दिन उसके पिताजी बहुत बीमार हो जाते हैं और बिस्तर पकड़ लेते हैं। अब उनकी देखभाल संगीता ही करती है। बदकिस्मती से उसके पिताजी कुछ दिनों बाद गुजर जाते हैं। अब उनके घर में कमाई का कोई जरिया नहीं रहता। संगीता और सारा के खाने के भी लाले पड़ते हैं, लेकिन अब संगीता अपना दुख छोड़कर बाजार में अपने पिताजी का कारोबार चलाने लगती है। संगीता खुद ही मछली तालाब से पकड़कर लाती और बाजार में बेचा करती थी, लेकिन इस काम के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता ना होने के कारण उसे बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत किया करती थी। उन दोनों का घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन संगीता ने सारा से कहा, अरे सारा, मुझे ये मछली पकड़ने के काम में तुम्हारी मदद लगेगी। मुझे अकेले से नहीं हो पाएगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मुझे काम मत बताया करो। मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी। तुम्हें करना है तो करो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं क्या करूँगी? मुझ अकेले से नहीं हो पाएगा ये सब। मैं क्या करूँ? ऐसा कह के संगीता बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। ये सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा जन्म काम करने के लिए हुआ है, मगर मुझे तो कोई राजकुमार लेके जाएगा और तब यही लोग मेरे हाथ पांव जोड़ेंगे। ऐसा कह के सारा अपनी खूबसूरती निहारती रहती है और खुद को बहुत महान समझने लगती है। ऐसे ही एक दिन संगीता मछलियां पकड़ने के लिए तालाब पर जाती है। बारिश होने के कारण संगीता तालाब पर जाते जाते भीग जाती है और अब ठंडी के कारण मछलियां पकड़ने में सक्षम नहीं होती। जैसे तैसे वो थोड़ी बहुत मछलियां पकड़कर उन्हें गांव में जाकर बेचती है। मछलियां बेचकर वो घर चली जाती है। उसे तेज बुखार चढ़ जाता है और वो लेट जाती है। तबीयत ठीक ना होने के कारण वो खाना नहीं बना पाती। तभी सारा उसके पास आती है और बोलती है, ए संगीता, आज क्या हुआ है तुम्हें? खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? सारा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया। आज के दिन तुम ही खाना बना दो। तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो? मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी। घर में कुछ फल है वो खा लूंगी, तुम तुम्हारा देख लो। अरे ऐसा मत करो सारा, कुछ तो बना दो। ऐसा कह के सारा कुछ फल खा लेती है और संगीता अकेले ही भूखी सो जाती है। अगले दिन संगीता की हालत भूख के मारे बहुत खराब हो जाती है, मगर सारा उसकी तरफ ध्यान न देकर बाहर चली जाती है। अब संगीता लड़खड़ाते हुए उठती है और मटके में से पानी पीती है और उसी हालत में मछली पकड़ने तालाब पर जाती है। वहां जाकर अपने पिताजी की याद में वो रोने लगती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, संगीता, संगीता, मैं हूँ। कौन है? संगीता, मैं हूँ, तालाब। तुमने मुझे देखा नहीं, मगर मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ। क्या हुआ है, आज इतना रो रही हो? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई तालाब हूँ। क्या करूँ तालाब, ये गरीबी और मेरे बहन के स्वभाव के कारण मैं उब गई हूँ। संगीता अपनी सारी कहानी तालाब को सुनाती है। अब तालाब भी उसकी कहानी सुनकर सुन्न हो जाता है
उसकी हर रोज की मेहनत भी वो देख रहा था, इसलिए उस तालाब को उसकी दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के बारे में सोचता है। अब तो ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ शेष ही नहीं है, जीने की इच्छा ही नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। संगीता, इस पानी को हाथ में लेकर तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, तुम्हें सब मिल जाएगा। हे जादुई तालाब, मुझे और मेरी बहन के लिए साल भर का अनाज चाहिए। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? संगीता, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई है। तुम्हारे घर पे साल भर का अनाज पहुंच गया है। अब तुम्हें और क्या चाहिए संगीता? मुझे और कुछ नहीं चाहिए जादुई तालाब। तुम हर रोज सिर्फ मुझसे ऐसे ही बातें किया करना, जिससे मुझे दोस्त मिल जाएगा अपना सुख दुख बांटने के लिए। ठीक है संगीता। अब संगीता घर चली जाती है और देखती है तो उनके घर में ढेर सारा अनाज होता है। अनाज देखकर संगीता बहुत खुश हो जाती है और उस अनाज से कुछ खाना बना के खा लेती है। तभी सारा घर आती है। संगीता, ये सारा अनाज कहाँ से लाया है तुमने? जमा किए हुए पैसों से लेके आई हो क्या? संगीता अब चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी बात को अनसुना कर देती है। अब सारा को बहुत गुस्सा आ जाता है। नहीं बताना है तो मत बताओ, मुझे क्या। सारा बड़े गुस्से से वहां से चली जाती है। सारा का ये बर्ताव देखकर संगीता बड़ी चिंतित होती है। अगले दिन संगीता तालाब के पास चली जाती है। बोलो संगीता, क्या हुआ है? आज भी बड़ी चिंता में लग रही हो। हाँ जादुई तालाब, मुझे मेरी बहन की बहुत चिंता हो रही है। मैं उसके स्वभाव का क्या करूं? वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करती और खुद ही में मशगूल रहती है। हाँ, पता है तुम्हारी बहन का स्वभाव। तुम ऐसा करो, तुम उससे झगड़ा करके अलग घर में रहने के लिए जाओ, जिससे उसे तुम्हारी कीमत पता चले। मगर मेरे पास दूसरा घर नहीं है जिसमें मैं जाके रह सकूं। तुम जब घर पहुंचोगी तब तुम्हें तुम्हारा नया घर तुम्हारे पुराने वाले घर के पास ही मिल जाएगा। उसमें सारी सुख सुविधाएं भी होंगी, जिससे तुम आराम से जीवन व्यतीत कर सकोगी। धन्यवाद तालाब। अब संगीता घर जाने के लिए निकलती है। घर पहुंचकर देखती है तो उसके घर के पास एक बहुत बड़ा आलीशान घर होता है। उस घर को देख संगीता बहुत खुश हो जाती है। वो अपने पुराने घर में जाती है और सारा को ये सब बताती है। सारा, चलो उठो, हम दोनों के लिए कुछ खाना बनाओ। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी अकल ठिकाने पे है ना? मैं और खाना? हाँ। हाँ तुम, और कौन है इस घर में जिससे मैं बात करूंगी? चलो, आज का खाना तुम ही बनाओगी। मैं खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं खाना बनाओगी तो इस घर से निकल जाना। मैं क्यों निकलूं? ये मेरे पिताजी का घर है। निकलना है तो तू निकल। संगीता अब उसका बर्ताव देखकर बहुत दुखी होती है और वहां से निकल जाती है। वो अपने नए घर में रहने के लिए जाती है। अब सारा अकेले ही उस घर में रहने लगती है, मगर उसे खाना बनाना ना आने के कारण उसके खाने के लाले पड़ते हैं। अब वो उदास रहने लगती है। संगीता सारा पर नजर रखे हुए थी। एक दिन संगीता खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे सारा एक बेड पर सोई दिखाई देती है। संगीता को लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जल्दबाजी में तालाब के पास चली जाती है। हे जादुई तालाब, क्या मैं मेरी बहन से मिल सकती हूँ? उसकी तबीयत खराब है, ऐसा मुझे लग रहा है। संगीता, कल तक रुक जाओ, बाद में देखो तुम्हारी बहन का स्वभाव कैसे बदल जाता है। ठीक है तालाब, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, जो कठिन परिस्थितियों में भी मेरे साथ हो। दोस्त बोला है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब संगीता वहां से चली जाती है और अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करती है। अगले दिन सारा जल्द ही उठकर घर का काम करते हुए दिखाई देती है। ये देखकर संगीता सोच में पड़ती है। ऐसा कैसे हुआ? संगीता अपने बगीचे में टहलने जाती है। अचानक उसे देख सारा भागती हुई आती है और संगीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे माफ कर दो ना। सारा, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। तुम मुझे मिल गई हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संगीता, तुम अब कहाँ रह रही हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अब तुम चलो अपने घर, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। चलो सारा, तुम्हें एक नया घर दिखाती हूँ, जिसे देख तुम बहुत खुश हो जाओगी। अब संगीता उसे अपने नए घर में लेकर जाती है। सारा वो घर देखती ही रह जाती है। ये इतना आलीशान घर तुम्हारे पास कैसे आया? ये घर मुझे भगवान की कृपा से मिला है। अब तुम भी इस घर में रह सकती हो, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। अब सारा और संगीता उस नए घर में खुशी खुशी रहने लगती है। संगीता तालाब के पास जाती है और उसे आवाज देती है। दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। क्या हुआ है संगीता, आज बड़ी खुश हो? हाँ दोस्त, मुझे मेरी बहन मिल गई है। उसका स्वभाव तो पूरा परिवर्तित हो गया है। अब वो मेरे साथ मेरे घर में रहती है। तालाब, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। धन्यवाद। हाँ संगीता, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ।
अब तुम दोनों को अगले 8 दिनों में इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। क्यों तालाब, हमसे कोई गलती हुई है क्या जो हम दोनों को इस गांव से जाना पड़ेगा? जल्द ही तुम दोनों के लिए आजमगढ़ राज्य के 2 युवराज आएंगे जो तुम्हारा हाथ मांगेंगे और तुमसे शादी करेंगे। तुम यहाँ से विदा हो जाओगी। अब तुम इस गांव में सिर्फ 8 दिन की मेहमान हो। जादुई तालाब, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मुझे जब भी सच्चे मन से याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सच में तालाब? सच में। अब संगीता खुशी खुशी घर लौट जाती है और सच में 8 दिनों के बाद 2 राजकुमार घोड़े पर सवार होकर संगीता और सारा के घर के पास आते हैं। अब उस बड़े राजकुमार को संगीता बहुत पसंद आती है और दूसरे राजकुमार को सारा पसंद आती है। जी, आपके घर में कोई बड़े हैं? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है। हम दोनों बहनें ही हैं इस पूरे घर में। आपको जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हो। हम दोनों यहाँ हमारी रानियों की खोज में आए थे। हम दोनों आजमगढ़ के राजकुमार हैं और हम हमारी रानियाँ खुद पसंद करते हैं। मुझे आप पसंद आई हो। क्या आप मेरी रानी बनोगी? और क्या आप मेरी रानी बनोगी? मुझे आप पसंद आई हो। हाँ। अब वो 2 राजकुमार दोनों बहनों को अपने साथ अपने राज्य में लेकर जाते हैं और वहाँ उनकी धूमधाम से शादी की जाती है। अब संगीता और सारा खुशी खुशी राजमहल में रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में होश से काम लेना चाहिए। जो भी संकट आए उसका डटकर सामना करना चाहिए